नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनआईओएस क्लास 10th की मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। इस क्वेश्चन पेपर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा, साथ ही जितने भी सॉल्यूशन है ना सारा मैंने पीछे कर रखा है वो भी आपको समझाते हुए चलूंगा। इस सॉल्यूशन को देखने से या समझने से आपका क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट ये होगा कि अगर आपका इनकेस क्वेश्चन कोई सा भी ऐसा आता है एग्जाम में तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम प्रोवाइड करते हैं उसमें से कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। और मैं नहीं चाहता आप सिर्फ पासिंग मार्क्स पर ही सीमित रह जाए। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा जितना मैक्सिमम हो सके उतना स्कोर करें। इसलिए पूरी वीडियो एंड तक देखना। मे बी 2 पार्ट में ये वीडियो आए, लेंदी हो सकती है, लेकिन मेन चीज जो है आपको सारे के सारे चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। जितने भी चैप्टर्स है वो सारे के सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि लगभग लगभग हर टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें दिए रहते हैं। एक आध जो होते हैं मिसिंग होते हैं या इधर उधर होते हैं, तो वो मैं आपको अच्छे से समझाता हुआ चलूंगा और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू जो है मैं बाद में आपको करवा दूंगा, पहले भी हम क्वेश्चन नंबर 11 से करवा देंगे। एमसीक्यू के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 से। अभी जो आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे वो सारे के सारे एक एक मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वहां से स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वहां से आप देख लीजिएगा, और साथ ही साथ आपको साइड में भी क्वेश्चन दिखता रहेगा, क्वेश्चन बोला क्या गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें वैल्यू पूछी थी sec 30 डिग्री की, tan 60 डिग्री की, sin 45 डिग्री की और cosec 45 डिग्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होता है वो आप लर्न कर लेना, या एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक जो होती है उस तरीके से भी कर सकते हो आप। ठीक है, इसको फॉर्मूले वगैरह थोड़े से याद करने पड़ेंगे जिससे आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है निकालना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, यहाँ पे कुछ लगा नहीं हुआ, मीन्स कि ये क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने sec 30 की वैल्यू लिखी। sec 30 की वैल्यू क्या आई, 2/√3। ठीक है, फिर मैंने tan 60 की वैल्यू लिखी √3। प्लस का साइन था, प्लस का साइन डाला मैंने। sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। cosec 45 की वैल्यू होती है √2। ठीक है, तो यहाँ पे √3 से √3 कट जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, प्लस का निशान था, प्लस का सिंबल आ गया, निशान आ गया। उसके बाद √2 से √2 कट गया और 1 का 1 आ गया। तो 2 + 1 3। तो ये कितने मार्क्स हो गए आपके? 1 मार्क्स पक्के हो गए। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 -2 सॉरी 2, -2 एंड -1, x is 5 units, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपसे x की वैल्यू पूछी हुई है। क्या है यहाँ पे? मैंने मान लिया कि a पॉइंट क्या हमारा 2, -2। ठीक है, b पॉइंट क्या होगा हमारा -1, x। अब यहाँ पे ये कौन सा चैप्टर से है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से है। और इसमें पूछा डिस्टेंस, पूछे दो पॉइंट के बीच में क्या डिफरेंस होगा ग्राफ पे। जैसे पॉइंट होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। तो सबसे पहले जो होता है हमारा ये वाला जो होता है, ये वाला हमारा एक्स होता है, ये हमारा वाई होता है, ये भी एक्स होता है, ये भी वाई होता है। तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम x1 y1 x2 y2 इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। तो सिंपल जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या है? x2 अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखा। अब डिस्टेंस कितनी दे रखी थी मेरे को? 5 यूनिट दे रखी थी, है ना? मैंने 5 लिख दी। इक्वल्स टू रूट में x2 कितना था मेरा? -1। ठीक है, यहाँ पे -1 क्लियरली गिवन है, मैंने यहाँ -1 डाल दिया। उसके बाद x2 कितना मेरा? देखो x2 मेरा 2 था, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन था, माइनस का। ठीक है, सॉरी x1 जो था मेरा 2 था, तो यहाँ पे 2 आ गया। इसके बाद प्लस का साइन है, स्क्वायर लगा दिया मैंने ब्रैकेट डाल के, प्लस का साइन लगा दिया। y2 कितना मेरा? x है, x लिख दिया मैंने। फिर माइनस का साइन था, माइनस का साइन लगा दिया। y1 कितना मेरा? -2, मैंने -2 डाल दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से मैंने रूट हटाया। ठीक है, रूट हटेगा तो अपोजिट साइड जाएगा, तो उसका अपोजिट होता है। अगर इस साइड जो इक्वल टू के इस साइड प्लस होता है तो उधर माइनस, माइनस होता है इधर तो उधर जाके प्लस, इधर अगर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड, इधर अगर डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऐसे अगर इधर रूट है तो उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, और इधर स्क्वायर है तो उधर जाके रूट हो जाएगा। तो 5 का इधर हो गया स्क्वायर। यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, -1 -2 मिला के हो जाता है -3, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का होता है। तो -3 का स्क्वायर हो गया प्लस
एक्स माइनस, अब यहाँ पे मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे, तो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 9 ही हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे प्लस किया, स्क्वायर किया सॉरी, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2ab यानी 4x हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ इसको 2 इंटू 2 इंटू एक्स। ठीक है, एक्स इंटू 2, अब शायद क्लियरली समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा हमारा 4x बन जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कुछ हम कर नहीं सकते, तो ये एज इट इज आ गया, 9 प्लस 4 13 बन गया। ठीक है, अब 25 इधर प्लस का था, है ना, इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो -25 आ गया, इधर क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि उधर से तो वैल्यू इधर आ गई है, इधर भी अगेन 0 रह जाएगा, 0 लिख देते हैं। क्या बचा मेरे पास, प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि 25 बढ़, तो क्या क्या -12 एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12। अब ये क्या अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, दो मेथड होते हैं, एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला और दूसरा होता है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, गुणनखंड। तो अब यहाँ पे जब जाएंगे तो इसको वैसे हिंदी में बोलते हैं द्विघातीय समीकरण, हिंदी में भी बता देता हूँ मैं आपको, वरना बोलोगे कि सर तो इंग्लिश में बताए जा रहे हैं, अब हमारा तो हिंदी मीडियम, तो फिर कैसे करेंगे। तो देखो, हिंदी मीडियम में इसको बोलते हैं द्विघातीय समीकरण। अब यहाँ पे क्या है, इसमें करना क्या होता है, जो हमारा लास्ट टर्म होता है ना, ये वाला और इसके साथ जो नंबर होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसके साथ कुछ भी नहीं है तो एक है, तो एक को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब 12 को मेरे को इस तरीके से फैक्टर बनाना है 12 के, कि अगर मैं उसको प्लस या माइनस करूं तो मेरा कितना आ जाए 4 आ जाए, वो भी किसका प्लस का 4 आना चाहिए। तो अब देखो मैं 12 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो 12 के फैक्टर बनाएंगे क्या, 2 से करा मैंने 6 आ गया, अगेन 2 से करा मैंने, यहाँ पे 3 आ गया तो मैंने 3 से कर दिया, कितना आ गया 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया फैक्टर हो गया, 12 के फैक्टर क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब मेरे को क्या बनाना है, 4 बनाना है। अगर मैं 3 टू जा 6 कर दूं और 6 में से 2 घटा दूं तब आ जाएगा, लेकिन अगर मैंने ऐसे करा 2 टू जा 4, 4 प्लस 3 करूंगा तो 7 हो जाएगा, माइनस करूंगा तो 1 हो जाएगा, तो ये तो बन नहीं रहा। तो मैंने क्या करा, दूसरा मेथड लगाया, क्या किया मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 हो गया, 6 में से 2 माइनस कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा वही चीज हो गया। अब मेरे को एक चीज और बोली थी यहाँ पे कि क्या है 4 क्या है प्लस का है। ठीक है, तो प्लस का 4 था, तो मैं क्या लूंगा ग्रेटर डिजिट जो होगी वो क्या होगी पॉजिटिव होगी, प्लस की होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, तो 6x -2x आ गया। ठीक है, तो अब इसमें जो है ये मैंने तोड़ दिया इसको कि 6x में से 2x जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा 4x बन जाएगा। तो इसको सॉल्व नहीं कर देना, कहीं दोबारा से लिख दो तो ये ऐसे ही आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा सॉल्व करने का। तो अब इसमें से हमें देखना है जो आगे वाली दो टर्म है हमारी, दो पद है आगे वाले, इनमें क्या कॉमन है, क्या सिमिलरिटी है। तो इसमें हम कॉमन क्या देखेंगे, सिमिलरिटी क्या देखेंगे, सिर्फ x जो है दोनों में कॉमन है, तो मैंने क्या किया x जो है कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब x जब मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे अगर मैं इसमें से x स्क्वायर में से एक x निकाल दूंगा तो x स्क्वायर का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। x स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स। अगर मैं अब इसमें से एक x निकाल लूंगा तो कितना बचा, एक x बच गया ना, तो यही एक x अंदर आ जाएगा। अब सेम यही 6x था, 6x के पास भी एक ही x था, वो x भी मैंने ले लिया, तो क्या बच गया बेचारे के पास 6 बच गया, तो x प्लस 6 सेम टू सेम आ गया। क्लियर है। अब सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा, इतना सिंपल तरीका कोई नहीं बताएगा आपको, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ वाले ब्रैकेट बनाने में। ठीक है, तो अब देखो वैसे तो इसमें क्लियरली दिख रहा है -2 जो है कॉमन हम निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कहेंगे 2 कॉमन ही तो है 2 निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है, उस केस में हो जाता है गड़बड़। तो हमें क्या करना है सिंपल, सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्रैकेट है ना, यहाँ जो ब्रैकेट है यही वाला ब्रैकेट हमें यहाँ बना देना है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट में जब हमने पहला टर्म देखा क्या है x है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया x नीचे डिवाइडेड में, यहाँ क्या है मेरे पास -2x है ना, तो मैंने क्या लिख दिया -2x। अब x से x जो है कट गया तो क्या बचा -2 बचा ना, तो ये -2 बाहर आ जाए, सिंपल। अब इस ब्रैकेट को जो है एक बार लिख लिया जाता है और इस x -2 को मिला के एक साथ लिख दिया जाता है, x -2 और x + 6 जो है इससे क्या हो गए फैक्टर बन गए। तो काफी बार फैक्टराइजेशन के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है कि फैक्टर बना दीजिए, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाएगा, एमसीक्यू में आ जाएगा, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो दोनों चीज एक ही क्वेश्चन में दो चीज आपकी हो गई शॉर्ट आउट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हमें क्या पूछा था, एक्स की वैल्यू पूछी थी, ये तो वैल्यू है ही नहीं, है ना, ये तो क्या है, खाली फैक्टर है, ये तो सिर्फ सिर्फ फैक्टर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस टू को लिख सकते हैं 0 के बराबर, x प्लस 6 को लिख सकते हैं 0 के बराबर। ठीक है, दो कंडीशन हो जाती है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या हुआ, x माइनस टू इक्वल टू 0, तो माइनस टू को अगर मैं उधर भेजूंगा प्लस का बन जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। इधर प्लस 6 को अगर मैं उस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x माइनस 6। तो x की कितनी वैल्यू है, एक आ गई माइनस 6 और 2, और तो हम दोनों को लेंगे। क्यों दोनों को लेंगे, किसी किसी केस में क्या है, अब देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी कि उसने बोला हो कि पॉजिटिव नंबर ही आएगा, है ना, या नेगेटिव नंबर ही आएगा, तो इसमें से कोई एक हमें चूज नहीं करेंगे, या कभी कभी हमें दिमाग लगाना पड़ता है, पद की बात कर देता तो अभी हम नेगेटिव वाला छोड़ देते, लेकिन इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। खैर उस पहले क्वेश्चन में मैं उसमें भी बता दूंगा कब करते हैं। खैर इसमें हमें दोनों चीज लेनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू क्या है, एक तो माइनस 6 और एक 2। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हमारा आंसर भी हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखने में मुश्किल लगता है 1 मार्क्स का, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। काफी बार बड़े बड़े में भी आ जाता है, और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा सा घुमावदार, मतलब थोड़ा सा चेंज कर देगा, इसी टाइप में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा था हमें, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। इफ a अपॉन में b प्लस b अपॉन में a इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब। यदि a अपॉन में b प्लस b अपॉन में a बराबर है 1 के, 1 है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, वैसे लग तो कॉम्प्लेक्स रहा है, खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन बहुत आसान है। मैं हूँ, टेंशन मत लो, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। तो ये तो हमें दे रखा था, मैंने इसी को उठाया, जो हमें दे रखा था ना, मैंने उसी को उठा लिया पहले। अब इसको दे दिया था जो हमें, तो मैंने सबसे पहले क्या करा, इस वाले को सॉल्व करना स्टार्ट करा, भाई कि पहले इसको सॉल्व करा जाए कि बन क्या रहा है ये। तो इसके लिए मैंने क्या करा, अब दोनों को प्लस तो मैं ऐसे कर नहीं सकता, है ना, क्योंकि दोनों क्या है, अल्फाबेट्स में प्लस में दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो मैंने सोचा क्यों ना एलसीएम ले लूं, एक ही जैसा बन जाएगा, थोड़ा सा बेस सेम हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लूंगा, तो देखो काफी बच्चों को इस टाइप के एलसीएम लेने में दिक्कत आती है, तो सिंपल तरीका बताऊंगा एलसीएम लेने का। अब जो है बी को जो है नीचे डिनोमिनेटर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्या करना है आपको, नीचे वाले डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, ए बी आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन जब आगे है ना ये वाली चीज यहीं आनी चाहिए, ये चीज का आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, ये वाली चीज यहीं आनी चाहिए, ए को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर बन गया, प्लस में बी को बी से करा तो बी स्क्वायर बन गया। तो अब मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये इधर डिवाइड में था, अगर मैं इधर भेजूंगा 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यही सेम चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए बी के बराबर। क्लियर। अब इस ए बी को अगर मैं इस साइड लेकर आऊं तो क्या बन जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। ये बन गई एक इक्वेशन, है ना। मैंने क्या कर दिया, इसको इधर भेज दिया। दोबारा से देख लेते हैं एक बार, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो लेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। स्पीड कर लेना अगर आपको टाइम का दिक्कत लगे तो, और आगे बढ़ा लेना अगर आपको समझ में आ गया हो तो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें यहाँ तक क्लियर था कि हमने एलसीएम लिया, पहले नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में जो साइन था वो आ गया। तो ए को ए से करा तो ए स्क्वायर, बी को बी से करा तो बी स्क्वायर, और ए बी को आपस में करा तो ए बी आ गया। इक्वल टू 1 तो हमारा चल ही रहा है। मैंने ए बी को इधर भेज दिया था, डिवाइड में हो रहा था, इन दोनों के साथ डिवाइड हो रहा था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ तो ए बी का ए बी बन गया। अब उधर वो प्लस का था, इधर लेकर आ गया मैं इस तरफ, कि आ जा भाई इस तरफ, अकेले उधर क्या करेगा, इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का आ गया। ठीक है, क्या करते हैं, इसने बोला कि भाई देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ने बोला भाई तुम अकेला उधर क्या करेगा, तो हमारे जैसे दिखता है, इस तरफ में उधर रह के क्या बन रहा है ना। तो इसने इसको इधर इन्विटेशन देके बुला लिया, तब ये इधर आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी। अब एक आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये आइडेंटिटी जो है आपको याद करनी पड़ेगी। ये आइडेंटिटीज जो होती है ये सारी मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में सारे जितने भी नोट्स है ना वो सारे प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना है, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अब तक मैंने प्रोवाइड करी है ना। मैराथन क्लास लगातार आपको मिलती रह रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं जिससे आपके एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं आते हैं,
क्योंकि क्वेश्चन पेपर हम बनाते नहीं है एज यूजुअल, जैसे मैंने पहले भी कहा है। बस फर्क इतना, मैं आपको सारी चीजें क्लियरली बताते हुए चलता हूँ कि हाँ, कि जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जरूरी नहीं है वही सेम टू सेम आ जाए, है ना। कुछ क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी काफी ज्यादा आ जाते हैं। बाकी जो अदर यूट्यूबर आप देखोगे, वो आपको सीधा यही बोलेंगे यही आएगा यही आएगा, लेकिन वो आप भी जानते हो काफी बार ऐसा हो जाता है उसमें से आता ही नहीं है, और आप उसी को प्रिपेयर करके चले जाते हैं अच्छी तरीके से, फिर पता लगता है यार पेपर तो बेकार हो गया। बेकार तो हो गई ना, खाली इसके भरोसे जाओगे तो। झूठा रखना मेरा काम नहीं है, आपको एकदम सिंपल एकदम क्लियर लेके चलना है। कोई भी चीज आपसे छुपानी नहीं है, क्योंकि आप क्या हो, हमारे अपने बंदे हो, कोई गैर तो हो नहीं जो आपसे छुपा के कोई फायदा है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा बातें कर ली है। अब यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लगाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ये आइडेंटिटी है और मेरे को क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, है ना, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा सिंपल, क्योंकि ये किसके फॉर्म में दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, यहाँ मैंने समीकरण एक, इक्वेशन एक बनाई थी, इक्वेशन वन बनाई थी। फ्रॉम इक्वेशन में वन समीकरण समीकरण एक से, ठीक है। तो समीकरण एक से उतारा हमने क्या, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ये वाली चीज जो है किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो मैं यहाँ पे जीरो लिख सकता हूँ ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू जीरो, या जीरो से लिख दूं ब्रैकेट में। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो आएगा क्या, जीरो ही आएगा। तो इसका क्या आ गया आंसर, जीरो हो गया। तो ये वाला आंसर भी हमारा सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अपनी अपना बेस्ट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब इसमें क्या बोला हुआ था, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये क्वेश्चन जो है हमेशा आता है रेशनलाइज का, सेम टू सेम ये नहीं आएगा, वैल्यू बदल दी जाएगी, लेकिन आपको करना आता होगा ना, तो क्वेश्चन चाहे कुछ भी आ जाए, वैल्यू बदल के आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है, इसको समझ लेना है कैसे करना होता है कैसे नहीं करना होता। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ वन अपॉन में रूट टू माइनस वन, वन अपॉन में रूट टू माइनस वन के हर का परिमेयकरण कीजिए। अब ये परिमेयकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा क्वेश्चन में भी करना पड़ता आता है हमें। अब सबसे पहली चीज जो है समझना हो क्या, कि परिमेयकरण करना कब होता है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो परिमेयकरण हम कब करते हैं, जब नीचे की साइड क्या दे दिया हो हमें, रूट में आ जाए वैल्यू। अगर हमें रूट में वैल्यू अगर दे रखी है ना, कोई भी क्वेश्चन में अगर रूट नीचे दे दिया है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो इसमें भी हम इसका क्या कर रहे हैं, परिमेयकरण कर रहे हैं। तो होता क्या चीज है, कभी कभी एक सिंगल वैल्यू आ जाती है, और कभी कभी ऐसे दो में आ जाती है, कभी कभी तीन में भी आ जाती है। हमें सिंपल क्या करना है, उसको दो में बदल देना है एक तरीके से। मान लो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी दो है, अगर मेरे को तीन में दी रहती है उसको दो में कर देते, लेकिन एक रहती है, एक वाली सबसे आसान होती है, उसमें कुछ नहीं करना होता। पहले अभी दो वाली समझ लो, ठीक है, फिर एक वाली भी बता दूंगा मैं आपको कैसे करनी होती है। देखो रूट रूट टू माइनस वन था, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू सेम है ना, सेम वैल्यू यहाँ पे, फर्क क्या होता है, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, ठीक है। क्या अपोजिट हो जाए, यहाँ पे जो होगा ना उसका अपोजिट साइन जो है यहाँ पे, ये याद रखना। देखो यहाँ पे माइनस दे रखा था मेरे को, मैंने क्या लगा दिया है, प्लस लगा दिया है। क्यों करते हैं हम ऐसा, नीचे से खत्म करने के लिए। क्यों, क्योंकि एक आइडेंटिटी है a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब कोई रूट का स्क्वायर हो जाता है तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है, और रूट ही तो हमें हटाना होता है, इसलिए हम ये चीज करते हैं। ये भी बहुत कम लोग बताएंगे आपको, मैं सारी चीजें क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। मैथ जो है ना यूं 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 हो जाएगी आपकी 10th क्लास की मैथ, ठीक है। तो देखो सेम चीज मैंने जैसे बताया आपको, जो भी हमें यहाँ पे दे रखा हो ना, उसका अपोजिट सिंबल यहाँ लगा देते हैं, साइन लगा देते हैं। तो अब रूट टू माइनस वन, अब मैं अगर वन से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम टू सेम वही आ जाएगा। वन से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा सेम टू सेम यही आ गया, रूट टू प्लस वन। अब जो है यहाँ पे क्या मैंने बताया आइडेंटिटी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या था हमारा, रूट टू था, तो रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर तो सेम टू सेम वैसे आ जाएगा। अब रूट टू का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, टू हो जाएगा। वन का स्क्वायर करूंगा वन ही रहेगा, वन का चाहे रूट भी दे रखो ना तो आप उसको डायरेक्ट वन भी लिख सकते हो, स्क्वायर अपनी तरफ से भी मान सकते हो, कुछ भी कर सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। अब दो में से एक जाएगा तो नीचे बचेगा एक, वो एक मैं लिखूं चाहे ना लिखूं मेरी मर्जी। तो ये वाला आंसर भी हो गया हमारा सॉल्व, एक नंबर इसके लिए हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ये जो है
इस चैप्टर से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं। चलिए, if a principal gets double in 8 years on simple interest, then find its rate of simple interest per annum। मैं देखो इसमें रेट निकालना है, परसेंटेज चैप्टर से है क्वेश्चन। सॉरी, प्रिंसिपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर से है क्वेश्चन। इसका मैंने स्टार्टिंग भी करवाया था और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है। ये चैप्टर अगर आपको देखना हो तो जाके देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, यदि कोई मूलधन साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो इसके साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब देखो, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो आपने किसी को लोन पे पैसे दिए, ठीक है। लोन पे पैसे देने के बाद जब आप उससे अमाउंट वो 8 साल बाद दे रहे हो तो क्या हो जा रहा है, वो अमाउंट जो है डबल हो जा रहा है। मीन्स कि मान लीजिए आपने किसी बंदे को 5,000 उधार दिया, ठीक है, 5,000 उधार दिया था, आज से 8 साल बाद वो कितना हो जा रहा है, 5,000 का डबल, यानी कितना, 10,000 हो जा रहा है। कि 10,000 वो बंदा अभी दे रहा है, तो कितने रेट ऑफ अमाउंट पे आपने उसको दिया था वो बता लगाना है। तो देखो सिंपल सी चीज होती है, अमाउंट क्या होता है हमारा, ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है। अगर अमाउंट में हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऐड कर दें, यानी मूलधन जो है उसको जोड़ दें ब्याज में, तो हमारा क्या आ जाता है, साधारण ब्याज में जोड़ दें तो हमारा अमाउंट आ जाता है। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा, हमने मान लिया पी है, पी हमारा प्रिंसिपल है, रेट हमें निकालना है, टाइम हमें 8 साल दे ही रखा है। ठीक है, 8 साल बाद डबल हो जा रहा अमाउंट, डबल हो जा रहा प्रिंसिपल का। तो जितना भी था प्रिंसिपल अगर हमारा पी है तो कितना हो जाएगा, अमाउंट हमारा 2p हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला डाल दिया मैंने, a इक्वल्स टू p प्लस ऐसा ही है ना, a की जगह मैं 2p लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि a की वैल्यू 2p है, p का p आ गया। ऐसा ही का फॉर्मूला p RT अपॉन में 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ये याद रखना, क्या पता एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो अब देखो ये p जो है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का था, इधर आया तो माइनस, 2p माइनस p, ठीक है, इक्वल टू पी आर। देखो यहाँ पे शायद मे भी आपको समझ में ना आ रहा हो, तो यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियरली आपको करके दिखाता हूँ। 2p माइनस पी इक्वल टू पी इंटू आर इंटू पी अपॉन टी। टाइम कितना दे रखा था मैं, 8 ईयर दे रखा है ना, तो यहाँ पे मैं इंटू 8 लिख देता हूँ, 8 अपॉन में 100। ठीक है, अगर मैं इसको 4 के टेबल से काटूं तो 4 टू जा 8 और ये कितने बार में कट जाएगा, 25 जाएगा। ठीक है, पी के टेबल से पी 2p में से एक पी जाएगा तो कितना बचेगा, पी बचेगा, है ना, पी बचा, ये पी बचा हमारे पास। पी बचने के बाद मैंने 25 जो इधर डिनोमिनेटर में था इसको उधर भेजूंगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा, है ना। तो क्या बन गया देखो, यहाँ सिंपल बचा था हमारा पी, इधर ये 25 था डिवाइड में, तो इधर आएगा तो प्लस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बचा, पी आर बचा ना। ठीक है, तो इस पी से ये पी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो अगर उधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में ही आएगा, है ना। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ इसको, इतना इरेज करके दोबारा समझाता हूँ। P equals to PR 25 PR, सॉरी 2 है, 2 इंटू PR अपॉन में 25। अब ये 25 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 25 P इक्वल्स टू 2PR, है ना। अगर मैं R को इधर छोड़ दूं, 2P को नीचे ले जाऊं तो कितना आ जाएगा, R इक्वल्स टू 25 P अपॉन में 2P। अब P से P कट जाएगा, 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो 12.5% हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12.5% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप वहां पे भी कर लोगे। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हट जाता हूँ, उसके बाद फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसमें हमने 4 मार्क्स वाले और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर रखे हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 AP का था, और क्वेश्चन पेपर का लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप निकाल लीजिएगा। बाकी आपको मैं क्वेश्चन समझाते हुए चलता हूँ। हमें A1 और A2 दे रखा था, ठीक है,
और हमें n दे रखा था। n कैसे दे रखा था, उसमें बोला हुआ था 21st टर्म निकालनी, 21वां पद ज्ञात करना है। तो 21वां पद यानी कि 21 पद है उसमें, टोटल 21 टर्म्स है। ठीक है, तो हमें A21 निकालना है। तो an का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लगाया। और एक चीज और, हमें तीन चीजें चाहिए रहती है an निकालने के लिए। एक चाहिए रहता है a, एक चाहिए रहता है हमें n, और दूसरा चाहिए रहता है d। ठीक है, a क्या होता है, हमारी फर्स्ट टर्म होती है ap की। n क्या है, उसमें कितनी टर्म्स है उसमें, यानी कितने पद है वो हो जाता है। d क्या होता है, पहले पद और उसके अगले पद के बीच में कितने का अंतर है। तो ये अंतर कैसे निकालते हैं, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर देते हैं, यानी a2 में से a1 को हम माइनस कर देते हैं। या फिर हम a3 में से भी a2 को अगर माइनस कर दे तब भी हमारा आता है सेम। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी में कोई है तो उसके लिए एक रूल है कि d जो है हमेशा बराबर रहना चाहिए। यानी a2 में से अगर मैं a1 माइनस करूँ तो वो किसके बराबर आना चाहिए, अगर मैं a3 में से a2 माइनस करूँ या फिर a4 में से a3 माइनस करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बस वैल्यू डाली है। वैल्यू डालने के बाद मैंने इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 137। ठीक है, इसके बाद इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं हमें निकालना क्या है। हमें सी डी की लेंथ निकालने के लिए बोला गया है। बोला है एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है, ए पी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, सी पी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है। अब देखो, इसको करने का एक तरीका होता है, एक तो हम इसको सिमिलर ट्रायंगल कर रहे हैं उससे हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी पी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया हमने, सी डी पी। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल सी बराबर है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, उसके बाद एंगल बी पी ए, सॉरी बी, हाँ बी पी ए, कि बी पी ए, ये मेरे को डी लगा था। एंगल बी पी ए किसके बराबर हो गया हमारा, एंगल सी डी, सी पी डी, सी पी डी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इसको हिंदी में। तो ये समांतर हो गया, ए सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, अब कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके रेशियोज बराबर होते हैं, उनकी साइड के रेशियोज बराबर होते हैं, यानी उनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। यानी अगर मैं ए पी अपॉन में सी पी करूँ और ए बी अपॉन में सी डी करूँ तो वो क्या होंगे, बराबर होंगे, उनके रेशियोज बराबर आएंगे। तो मैं देखता हूँ ए पी और सी पी का रेशियो क्या बन रहा है हमारा, 1:3 बनेगा। कैसे, सॉरी 3:1 बनेगा। ए पी को मैं काटूंगा तो 4 सॉरी 4 3 12, 4 1 4 कट गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर निकालूं तो क्या आता है, सी डी इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब यहाँ से मैं डिवाइड करता हूँ, 3 से 6 को काटता हूँ तो मेरा कितना आ जाता है, 2 सेंटीमीटर, यानी सी डी कितना मेरा 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोला है हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं और बोला है एक ट्रायंगल बन रहा है इन पॉइंट से, हमें उसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक हम याद कर सकते हैं। इसको याद करने का तरीका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ऐसे में आ जाए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है खास तौर से देखा जाए तो। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, 23, 31 और ये 12। ठीक है, 23, 31 और 12, यानी कि x1 के साथ क्या आ जाता है, y2 y3। ठीक है, या फिर यूं भी याद कर सकते हो 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2। ठीक है, बस यहाँ पे y2 और y1 आ जाता है, सॉरी y3 आ जाएगा। x1 के साथ y2 माइनस y3, x2 के साथ y3 माइनस y1, x3 के साथ y1 माइनस y2। तो इस तरीके से आपको ये लिख देना है। तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा x1 y1, ये क्या है हमारा x2 y2, ये क्या है हमारा x3 y3। अभी एक मैराथन क्लास भी लेकर आएंगे जिसमें हम सारे के सारे चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर्स तो बहुत सारे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो ज़्यादातर मोस्टली हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो वो वाली भी थोड़ी सी लेंदी होगी, लेकिन देख लीजिएगा उसको भी। अब यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व करा, वैल्यू पुट करी, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे हमने इसको लिखा नहीं है। 7 4 जा 28 आ गया, 3 4 जा -12, -12 में से 28 गया तो 16 बचा, 2 से हमने 16 को काट दिया, तो हमारा आंसर आ गया 8 स्क्वायर यूनिट। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दे रखा है, बेस यानी बी हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है, हाइट हमें निकालनी है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा, और यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो वहाँ मैंने डाल दिया कि 18 कितना हमारा
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा 18 है। उसके बाद ये 6 बेस आ जाता है इनटू हाइट। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो हमारी लेंथ कितनी आ जाती है, 3 सेंटीमीटर आ जाती है, हाइट सॉरी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आते हैं। ठीक है, जितने भी आपके कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा CI का। पहले मैं रेट दे रखा था कि इतना रेट है इसका, टाइम बता दिया था 2 साल के लिए है, और इतना उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आ रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैंने पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन की एक वीडियो भी बनाई हुई है, जाके देख सकते हो, लाइव क्लास में मैंने लिया था। 615 हमें, अब यहाँ पे देखो पी का पी लिख दिया मैंने, पी हमें नहीं पता, प्रिंसिपल जो भी अमाउंट हम देते हैं उधार पे उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, पी बिग ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन में 100 टी। यहाँ पे टी क्या है, जितने भी टाइम के लिए लोन दे रखा हो वो यहाँ पे लिखा जाता है, -1। ठीक है, तो 615 आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी, और यहाँ पे 5/100। ठीक है, 5/100 को अगर मैं काटूंगा तो 5 1 जा 5 और 20 टाइम्स में 100 आ जाएगा, तो एलसीएम लिया तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 21, है ना। 21 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 441 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं माइनस करना है 1, 441 अपॉन में 100, 400 -1। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा तो कितना बन जाएगा मेरा 441 माइनस 400 अपॉन में 400। अब मैंने यहाँ से माइनस करा तो मेरे पास क्या आ गया 615 इक्वल्स टू पी इंटू 41 अपॉन में 400। ठीक है, अब इन सारी वैल्यू को मैं उधर भेजूंगा, यानी 400 जो इधर मेरा डिवाइड हो रहा है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 41 जो मेरा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे मैं काटूंगा 41 से 61 कट जाएगा 15 टाइम्स में। उसके बाद मेरे को मल्टीप्लाई करना है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 15 को 400 से, मेरा आंसर आ गया 6000, मेरा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, एक 3D फिगर, 2 3D फिगर है, एक कोन है और एक सिलेंडर है, यानी एक बेलन है और एक बेलन है। ठीक है, एक बेलन है और एक शंकु है। तो मैंने मान लिया कि जो कोन का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है CSA1, और सिलेंडर का CSA2। ऐसे मैंने रेडियस को भी मान लिया R1 R2, और हाइट को भी H1 और H2 को भी मान लिया। और कोन की स्लांट हाइट होती है, स्लांट हाइट कैसी होती है ये मैं बता देता हूँ। जैसे लीजिए ये कोन है, ठीक है, तो हाइट क्या हुई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हो गया हमारा रेडियस, और ये क्या होता है हमारी L, यानी कि स्लांट हाइट। ये L हो गया हमारा, इसको हम H कहते हैं, और ये हमारा R, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा था कि सिलेंडर का जो क्या कहते हैं उसको, सिलेंडर की हाइट और कोन का स्लांट हाइट है उसका रेशो पूछा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया बराबर दे रखा है हमें। ठीक है, चलिए शीट को ऊपर ले आते हैं। तो R1 बराबर है R2 के। ठीक है, R1 और R2 बराबर हो गया, CSA दोनों का बराबर है, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, तो ये लिख देते हैं हम गिवन। राइटिंग मेरी में भी थोड़ी सी गंदी हो, लेकिन आपको समझाने में समझ में आ रहा हो वो काफी है। तो CSA ऑफ कोन देखते हैं हम, क्या है हमारा πRL। CSA ऑफ सिलेंडर क्या है हमारा 2πRH। तो यहाँ पे पाई से जो है पाई कट जाएगा। ठीक है, R दोनों के बराबर है तो R से R कट जाएगा। अब क्या बचा, L इक्वल्स टू 2H। अब ये H अगर इधर आ जाए डिवाइड में आ जाए तो क्या बचेगा 2/1, तो यही हमारा रेशो हो जाएगा 2:1, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। ये हमें ऐसे करके वैल्यू दे रखी थी, बोला था tan थीटा के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करा मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये मैंने साइड में लिख दिए हैं। ये जितने भी साइड लिखे हुए हैं ये क्या है, आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 में कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि सेक थीटा किसके बराबर होता है 1 में कॉस थीटा, कॉस थीटा के बराबर होता है।
अब ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, टेन थीटा होता है, तो ये टेन थीटा बन गया। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो टेन थीटा आ गया, टेन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। साइन थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है √3/2, कॉस सॉरी साइन अल्फा ये साइन अल्फा की वैल्यू दे रखी है हमें √3/2, कॉस बीटा की वैल्यू दे रखी है हमें √3 अल्फा बीटा हमें निकालना है। तो यहाँ पे मैंने साइन 60 की वैल्यू डाल दी, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब यहाँ पे मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करूं तो क्या आएगा, साइन 60 डिग्री बराबर में साइन अल्फा, है ना, दोनों बराबर ही होते होंगे, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो मैंने बराबर रख दिया, यहाँ साइन से साइन कट गया, अल्फा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ऐसी सेम टू सेम चीज मैंने कॉस के लिए करी, ये कॉस 30 डिग्री के बराबर होता है, कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू कॉस बीटा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, बीटा की वैल्यू 30 डिग्री। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया हमारा 90 डिग्री, 60 प्लस 30 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें ये इक्वेशन दे रखी थी, इसको सॉल्व करना था। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे हम 1.37 जो है 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 1.37 का क्यूब, ठीक है। सेम ऐसे 0.37 3 बार लिखा होता है, उसको भी मैं इसी तरीके से लिख सकता हूँ। उसके बाद नीचे देखता हूँ 1.37 2 बार लिखा है, यानी उसका स्क्वायर कर सकता हूँ। ये दोनों अलग अलग है तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद 0.37 दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दोनों सेम टू सेम स्क्वायर लिख दिया। अब मैं यहाँ पे एक आइडेंटिटी बनती है a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सेम आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लगा दी। तो अब देखो यहाँ पे a क्या था हमारा 1.37, b क्या था हमारा 0.37, ये आइडेंटिटी लगाई तो a माइनस बी की जगह 1.37 माइनस 0.37 आ जाता है। उसके बाद क्या था b स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 1.37 का स्क्वायर प्लस में ab यानी 1.37 इंटू 0.37 प्लस, यहाँ पे मैंने प्लस का साइन नहीं लगाया, प्लस का साइन डाल देते हैं, प्लस 0.37 का स्क्वायर, तो वो लगा दिया। अब देखो नीचे वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू दोनों की दोनों क्या है, सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम है यानी कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इससे पूरा का पूरा कट गया और हमारा आंसर आ गया 1 कैसे 1.37 में से अगर मैं 0.37 माइनस करता हूँ तो मेरा कितना बचेगा 1 बचेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 2x की वैल्यू दे रखी थी हमें 2x इक्वल्स टू क्यूब रूट 128 इंटू 108। अब इसका क्यूब रूट दे रखा था, स्क्वायर रूट नहीं था, ये क्यूब रूट था, इसको सॉल्व करना था। तो जब भी ऐसे करके लिखा हुआ जितने भी नंबर लिखे हो यानी उतना नंबर मिला के 1 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 मतलब कि 3, जब ये 2 जो है 3 बार मिलेंगे तब रूट हटेगा, ठीक है। अगर 4 लिखा रहता तो 4 मिलाते तब हटता। 2 लिखा है, 2 तो यहाँ पे लिखते नहीं है हम, 2 नहीं लिखते। अगर नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब 2 ढूंढना है आपको, पेयर बनाना है 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 128 का आता है 7 बार 2 आ जाता है, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 2 आ जाता है, ठीक है, 7 टाइम्स 2 आ जाता है। तो 3 को मिला के एक पेयर बन गया, फिर 3 को मिला के एक पेयर बन गया, फिर एक अकेला 2 बच गया। 108 का जब हमने फैक्टर करा, सॉरी एक अकेला बच जाता है 2, यहाँ पे 2 के पेयर बन जाते हैं, एक अकेला रह जाता है। फिर जब हम 108 के पेयर बनाते हैं तो 2 बार उसमें 2 आता है और 3 बार उसमें 3 आता है, ठीक है। तो उसको जब हम मिला मिला के करते हैं तो हमारे ये फैक्टर बन जाते हैं 3 से इतने। तो 9 बार जो है इसमें आपको 2 देखने को मिलेंगे और 3 बार जो है 3 देखने को मिलेंगे। तो 9 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 आ जाता है, तो 3 बार 2 आ गया। 3 जो है 3 बार है तो उसका 1 बार आ गया। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलूंगा, इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बोलूंगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। देखो 4 इक्वेशन आपको इसमें टोटल दे रखी है, एक ऊपर है फिर नीचे डिवाइड में, फिर दोनों ऐसी फ्रैक्शन में इक्वेशन दे रखी है, उनको भी डिवाइड करना है, ठीक। तो इसको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे अब हम, पहले मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया तो हमारे फैक्टर इस तरीके से बन गए, ठीक है। नीचे वाली इक्वेशन के साथ भी हमने सेम वही, मतलब चारों इक्वेशन में सेम चीज करी, पहले इसको तोड़ लिया, फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज कैसे करना भी मैंने आगे बताया था आपको, तो इस तरीके से फैक्टराइज करा मैंने। तो यहाँ पे बना मेरे पास फैक्टर x माइनस 3 प्लस में 2 x माइनस 3, सेम नीचे भी ऐसे ही सारे मैंने बना लिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसको x प्लस 2 ऐसे करके लिख सकता हूँ, x माइनस 3, इसका x माइनस 1, x प्लस 5। और जब हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली
नीचे। तो यहाँ क्या बचा x प्लस 1 x प्लस 5 x माइनस 1 x माइनस 3। तो यहाँ पे x माइनस 3 से ये वाला x माइनस 3 कट जाएगा, x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा और कुछ कट नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या बचा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 सॉरी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27, क्वेश्चन नंबर 27, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर देखना। पीडीएफ जो है इसका मैं डाल दूंगा सॉल्यूशन का पीडीएफ, और ये लास्ट क्वेश्चन बोलूंगा क्योंकि इससे पहले वाले इसके आगे के जो सॉल्यूशन है वो आगे 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, उसमें देखने को मिल जाएंगे। और क्वेश्चन पेपर कभी भी अटेम्प्ट करो तो पीछे से स्टार्ट करना, क्योंकि ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पीछे होते हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आप पहले करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर आपका पेपर छूटता भी है तो कम मार्क्स वाला छूटेगा, क्योंकि कभी कभी जो है लेंदी आंसर आ जाते हैं और 1-2 मार्क्स मिलने होते हैं उसमें। ठीक है, कम मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े लेंदी आ जाते हैं, इसलिए हमेशा पहले इन्हीं को करिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, अब यहाँ पे देखते हैं हम, फिगर आपको दिख रही होगी। तो बोला हुआ था 120 मीटर की एक फिगर, एक टावर है। ठीक है, उसके दोनों साइड 2 कार है। ऊपर से टावर के ऊपर से एक बंदा जो है देखता है दोनों कारों को अपोजिट साइड में। तो एक का जो है 45 डिग्री बन रहा होता है, एक का 60 डिग्री बन रहा होता है, दोनों का उन्नयन कोण बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स होता है ऊपर से नीचे की तरफ देखना, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखना। ठीक है, हिंदी में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ उन्नयन और अवनमन कोण में, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में जैसे भी लिखा है, मतलब ऊपर से ही देख रहा था मैंने, इंग्लिश में सॉल्व करा। तो यहाँ पे 45 डिग्री था, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होती है, तो अल्टरनेट एंगल हो जाता है, ये दोनों बराबर हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ट्राइंगल ए बी सी उठाया, तो tan थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन में बी। ठीक है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू 120 अपॉन में बी सी। अब tan 60 की वैल्यू कितनी है √3 और 120 अपॉन बी सी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो सिंगल वाला रेशनलाइज कैसे करना था वो मैंने आपको बताया नहीं था, अभी देख लो कैसे रेशनलाइज करते हैं। मैंने बताया था रूट नीचे आ जाता है तो रेशनलाइज कर देते हैं, इसको भी भूल जाइएगा, ये मैंने गलती से वैल्यू डाल दी थी। ठीक है, और √3 की भी इसमें वैल्यू दे रखी है, हमें √3 की वैल्यू दे रखी है √3 इक्वल्स टू 1.732। आपको √3 की वैल्यू तब तक नहीं डालनी जब तक आपको क्वेश्चन में बोला ना हो, अदरवाइज आप रूट में छोड़ सकते हैं। ठीक है, गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने रेशनलाइज करा तो कितना आया 120 √3 अपॉन में 3। क्यों? √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ तो 3 बन गया, 3 से मैंने काट दिया इसको तो 40 आ गया। अब मैंने यहाँ पे √3 की वैल्यू डाल दी 1.732। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डालने के बाद मल्टीप्लाई करा तो मेरी बीसी की वैल्यू आ गई, ये मीटर में है, बीसी आ गया हमारा 69.28 मीटर। ठीक है, उसके बाद सेम चीज मैंने इस वाले ट्रायंगल में लगाई, और tan 45 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन में B2 लिख लिया मैंने इसको, B2 ये हमारा B1 था, B1 मान सकते हैं इसको हम। 1 tan 45 की वैल्यू होती है 1, और h हमारा 120 है। BD कितना है हमारा, BD हमें पता नहीं, तो BD तो निकालना है, तो BD लिख दिया, BD उधर जाएगा, तो क्या आ गया हमारा BD इक्वल्स टू 120 मीटर। हमसे पूछा गया था दोनों कारों के दोनों कारें आपस से कितनी दूरी पे है, C और D के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो CD क्या होगा, BD को अगर मैं BD को या DB को प्लस कर दूं किससे, CB या BC से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने दोनों को प्लस कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद सारे हमारे आंसर हो जाते हैं। बचते हैं अब एमसीक्यू के भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो पहले वाले पार्ट में हमसे पूछा था कि जो 2 इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो है वो क्या होता है, रेशनल। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा डी पार्ट, और उसमें हमसे पूछा हुआ था 3 नंबर के सम दे रखा था हमें। ठीक है, और बोला हुआ था कि हमें एपी बतानी कौन सी एपी है। तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। S3 हमें दे दिया है, S3 18 दे रखा था हमें, S3 इक्वल टू 3 अपॉन में 2, 2a प्लस 2d। 2d क्यों लिखा है मैंने, अगर मैं 3 में से 1 माइनस करता तो 2 बचता है, 2 को d से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2d बन जाएगा। ठीक है, तो S3 इक्वल टू 18, d इक्वल टू 4। ठीक है, d भी हमें दे रखा था, S दे रखा था, d दे रखा था, S3। तो S3 क्या था, सम होता है, और सम का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा नहीं शायद से, तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। SN का 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है हमारा n अपॉन में 2, 2a प्लस n माइनस 1
डी। ठीक है, और दूसरा क्या होता है n/2 a प्लस ए एन। दोनों के अलग अलग जगह लगाते हैं। दोनों में क्या अंतर है, अगर आपको ए एन पता है तब तो आप ये लगा लीजिए, लेकिन अगर आपको ए एन नहीं पता तो आपको ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा, मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी हाइट कितनी होगी। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी उसकी साइड का स्क्वायर। तो ये बना लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो बेस तो क्या है, ए है, तो ए लिख लिया मैंने, ए इंटू एच। तो ये बना लिया मैंने इक्वेशन 2। अब दोनों है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही ना, सेम एरिया ट्रायंगल के एरिया ना, तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आ गया, √3/4 ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 ए। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, ए से ए स्क्वायर कट गया ए बार में, क्या बचा √3/2 ए। ठीक है, अब पूछा था अगर एक बंदे ने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर हो तो क्या होगा, नो लॉस नो गेन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो था क्वेश्चन नंबर सी, उसमें हमसे पूछा होता कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो कितना होता है हमारा, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है हमारा 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल हमारा 180 डिग्री होता है। उसके बाद पूछा था जितने भी कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके लिए हमारा आंसर आ जाता है कॉन्ग्रुएंट, ऑल कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर। जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर वगैरह होती है वो सारी की सारी सिमिलर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कौन से किस फिगर की जो है डायगोनल्स बराबर होते हैं, तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स बराबर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमसे क्या बोला था, सर्कल का सेमी सर्कल का पेरीमीटर दे रखा था और बोला हुआ था कि इसकी रेडियस कितनी होगी, तो 7 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे 2r क्यों लिखा है, 2r इस वजह से लिखा है क्योंकि सेमी सर्कल कैसा होता है, इस तरीके से होता है ना, तो ये चीज भी तो उसके पेरीमीटर में आ जाती है। तो ये क्या होगी, डायमीटर, डायमीटर क्या होता है 2r के बराबर होती है, 2r लिख दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे एक पूछा था कि एंगल सीओडी कितना होगा हमारा। तो सीओडी निकालने के लिए फिगर आपको दिख गई होगी, अब तक जितने भी एमसीक्यू है सारे मैं आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ स्क्रीन पे। तो एमसीक्यू पूछा हुआ था हमसे, तो इसमें देखो आपको जब हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर्कल पे बनता है तो उसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये हमें पता है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है एओबी और सीओडी। तो एओबी और सीओडी 180 के बराबर है, तो 125 उधर जाएगा, माइनस होकर 55 डिग्री हमारा सीओडी आ जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन जो है हमें दे रखा था, ये क्वेश्चन हमें दे रखी थी, इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाई है, sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये इसके बराबर होता है। तो सेम चीज मैंने लगाई sin 45, ये तो मैंने ऐसे टीज उतार दिया, माइनस लगाया। यहाँ पे मान लो अगर ये पूरा का पूरा एक थीटा है ना, ये थीटा है, तो मैं इसको 90 माइनस थीटा लिखूंगा, तो कॉस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा ना, sin 90 माइनस थीटा, ये थीटा और ये थीटा बराबर होता है। तो मैंने 90 माइनस थीटा क्या था 45 माइनस थीटा लिख दिया। उसके बाद ये वाली वैल्यू यहाँ पे एज इट इज आ जाती है, माइनस का माइनस, साइन का साइन, 90 का 90 माइनस का, अब यहाँ पे ब्रैकेट खोला मैंने, तो माइनस 45 प्लस, क्या क्यों प्लस हो गया, क्योंकि माइनस इधर था, इधर माइनस था, माइनस माइनस मिला के प्लस बन गया। साइन 45 डिग्री प्लस थीटा और माइनस, अब यहाँ पे माइनस करूंगा, 90 में से 45 जाएगा, 45 जाएगा तो 45 बचता है। अब दोनों की दोनों सेम है, तो एक में से एक जाता है तो 0 बचता है, तो यहीं पे हमारा आंसर खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन पेपर मैंने पूरा सॉल्व करवा दिया है। इसका पीडीएफ जो है मैं डाल दूंगा, जितना ये मैंने पेजेस में सॉल्व करें ये पीडीएफ में डाल दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैराथन क्लास को भी जरूर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।